नमस्कार मित्रों, आज मैं हिंदी वर्णमाला पे कुछ चर्चा करूंगा और हिंदी का एक वीडियो बना रहा हूं। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज अपन चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण, हिंदी में क्या पढ़ना है और हिंदी व्याकरण को कैसे पढ़ना है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस व्याकरण के नाम को ही उठा लेता हूं। यह है व्याकरण। व्याकरण, यदि व्याकरण नाम का विस्तृत अध्ययन करें तो क्या है व्याकरण? ध्यान रहे, वी प्लस आ उपसर्ग और करण के संयोग से बनाए। हिंदी व्याकरण में वी और आ उपसर्ग है और करण एक शब्द है। यदि इस करण को तोड़ दिया जाए तो यह क्री प्लस एन प्रत्यय का संयोग होगा। करण को मैंने क्री से तोड़ा। क्री क्या है? करी एक धातु है और धातु रूप मित्रों हमेशा के लिए संस्कृत में ही पढ़ा जाता है। ये संस्कृत का मूल रूप है। संस्कृत का क्या है? मूल रूप है। और इस करण में एन प्रत्यय है। यदि संस्कृत में इस करण में पूछा जाए तो एक प्रत्यय भी और पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है लुट प्रत्यय। ये संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। अपन बात कर रहे हैं हिंदी के व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण को कैसे समझेंगे? ध्यान रहे, ये जो करण है इसमें ये जो कृत है, इस कृत का मूल रूप धातु संस्कृत में पढ़ा जाएगा। और इस मूल रूप धातु को यदि हिंदी में पढ़े तो हिंदी में इसको क्रिया बोलेंगे। क्रिया, हिंदी में यही मूल रूप धातु का क्रिया होगा। और ये वास्तविक रूप से क्रिया नहीं होता है, बोलने की शुद्धि रखते हैं। ये वास्तविक तो होता है क्रिया। आगे जब शब्द शुद्धि पढ़ेंगे और एक एक वर्ण पे, व्यंजन और स्वर पे चर्चा करेंगे तो वहां मैं इसको विस्तार से बताऊंगा कि ये क्रिया क्यों है। हाँ, बेसिक अपनी लैंग्वेज में चल सकता है क्रिया, लेकिन सही शुद्धि इसकी क्या है? क्रिया है। और क्रिया अपन बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, स्थानीय लैंग्वेज में। व्याकरण पे चर्चा कर रहा हूं। व्याकरण वी प्लस आ के उपसर्ग से बना है। कारण इसका शब्द है और संस्कृत में ये लुट प्रत्यय के रूप में पढ़ा जाता है। और इस करण को देखा जाए, इस करण को देखा जाए तो ये क्री प्लस एन प्रत्यय से बना है। करी क्या है? तो क्री एक धातु है। धातु क्या होता है? तो याद रहे मित्रों, संस्कृत का मूल रूप धातु कहलाता है। संस्कृत का मूल रूप धातु। और इसी संस्कृत के मूल रूप को यदि हिंदी में पढ़े तो इस हिंदी में इस संस्कृत की धातुओं को कहेंगे क्रिया। इसका सही उच्चारण होता है क्रिया। एन एक प्रत्यय हुआ। अब यदि इस व्याकरण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी भाषा को विशिष्ट रूप से और शुद्ध रूप से पढ़ना। किसी भी भाषा को विशिष्ट रूप में और शुद्ध रूप में पढ़ना ही क्या है? व्याकरण है। जब गरी एक धातु है तो इस पे थोड़ी चर्चा और कर लेता हूं। जैसे मैंने चल बताया, जैसे मैंने कर बताया। ये क्या है? चल और कर, ये धातु है। ये धातु है और ये संस्कृत का मूल रूप है। इसमें यदि ना जोड़ दिया जाए तो ये चलना हो जाएगा और ये करना हो जाएगा। ये चलना और करना क्या है? ये हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किसका? क्रिया का। चल और कर संस्कृत की मूल धातुएं हैं।
यदि इसमें ना और ना जोड़ दिया जाए, ना जोड़ दिया जाए इसमें, तो ये चल का चलना, कर का करना, और ये दोनों क्या हो जाएगी, हिंदी की क्रिया हो जाएगी। आगे धातु में पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण शब्द की मैंने व्याख्या कर दी है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी भाषा को विशिष्ट रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप में पढ़ना ही क्या है, व्याकरण है। और यदि व्याकरण के अंगों की बात करें तो व्याकरण के अंग कितने हैं, तो व्याकरण के अंग 3 हैं। कौन कौन से अंग है? नंबर 1 है वर्ण विचार है, और नंबर 2 शब्द विचार है, और नंबर 3 वाक्य विचार है। ये अच्छे से याद रखिएगा। हिंदी व्याकरण के अंग कितने हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण विचार है, शब्द विचार है, और वाक्य विचार है। इन वर्ण विचारों के अनुसार यदि हिंदी व्याकरण को पढ़े या कोई सी भी विषय की व्याकरण को पढ़े तो वो 2 रूपों में पढ़ी जाती है। नंबर 1 लिखित रूप में, और नंबर 2 मौखिक रूप में। अब मैं इन्हीं हिंदी की व्याकरण की जो रूप की प्रक्रिया है उस पे पढ़ाऊंगा। देखते हैं इसकी रूप की प्रक्रिया क्या है। यदि हिंदी व्याकरण को देखा जाए तो 2 रूपों में पढ़ा जाएगा, एक तो मौखिक रूप से और एक पढ़ा जाएगा लिखित रूप से। किसी भी भाषा का मौखिक रूप क्या हो सकता है? भाषा का मौखिक रूप हो सकता है ध्वनि। याद रहे, भाषा का मौखिक रूप ध्वनि है, और भाषा का लिखित रूप है वो है वर्ण। इसी वर्ण को अक्षर कहेंगे। यह भी अच्छे से याद रखिएगा, बाइकली प्रश्न है। वर्ण को अक्षर का रूप दिया जा सकता है, लेकिन अक्षर को वर्ण का रूप नहीं दिया जा सकता। वर्ण को अक्षर का रूप दिया जा सकता है, बल्कि अक्षर को वर्ण का रूप नहीं दिया जा सकता। टफ प्रश्न पढ़ा और गहराई में एग्जामिनर गया तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जब भाषा व्याकरण के लिखित और मौखिक रूप हो गए तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाषा की इकाई क्या है। भाषा की इकाई क्या है? यदि हिंदी व्याकरण में यदि भाषा की सबसे छोटी बड़ी इकाइयों की चर्चा की जाए तो भाषा की इकाई कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मौखिक रूप में तो पढ़ेंगे भाषा की मौखिक रूप से, मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? ध्वनि होगी। मुख से बोलना, ध्वनि का उच्चारण किया जा सकता है। यदि बात करें भाषा में लिखित रूप में, लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई, तो लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण। लिखेंगे वर्ण और बोलेंगे, उच्चारित करेंगे ध्वनि से। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि हो गई, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। अब ऑप्शन में ऐसा प्रश्न आ जाए, प्रश्न में ये पूछ लिया जाए मौखिक नाम ही नहीं दिया हो, लिखित नाम ही नहीं दिया हो, और एग्जामिनर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब देखिए एग्जामिनर ने यहाँ नहीं तो लिखित पूछा है, नहीं मौखिक पूछा है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी, वर्ण। यदि एग्जामिनर पूछ ले अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी शब्द। अब तक क्या पढ़ा? थोड़ा सा देख लीजिए।
व्याकरण शब्द में मैंने चर्चा की, व्याकरण वी प्लस आ प्लस कर्ण से मिलकर के बना है। कर्ण का मतलब इसमें लुट प्रत्यय संस्कृत का प्रयोग हुआ है, नहीं कि हिंदी का। कर्ण क्री प्लस एन प्रत्यय से मिलकर बना है, और करी एक संस्कृत की मूल रूप की मूल धातु है, उसको हिंदी में क्रिया कहेंगे, यानी करिया। व्याकरण के 3 अंग बताए मैंने। व्याकरण का वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, 3 अंग होंगे। और व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी भाषा को विशिष्ट रूप से और शुद्ध रूप से पढ़ना। बात करें भाषा की इकाइयों की, भाषा के रूप 2 होते हैं, लिखित रूप ध्वनि है, लिखित रूप वर्ण है और मौखिक रूप ध्वनि है। यदि बात करें भाषा की इकाई की, तो भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई सीधी पूछ ले, उसमें मौखिक लिखित नहीं दिया हो, तो आपका उत्तर वर्ण आएगा। और अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण मैंने आज शुरू की है, और हिंदी व्याकरण में व्याकरण शब्द पे मैंने चर्चा की। हिंदी व्याकरण के मैंने अंग बताए, और हिंदी व्याकरण का भाषा में लिखित, मौखिक और लिखित दोनों रूप बताए। और इनमें मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाइयां मौखिक रूप से, लिखित रूप से, और दोनों नहीं दिया हो तो कौन कौन सी होगी, उस पर अपन ने चर्चा की। अब देखिए, अपन को पढ़ना है हिंदी में वर्णमाला, और इन वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की माला। बहुत सारे वर्ण होंगे, उन वर्णों की मालाओं को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में यदि वर्णों की बात करें तो 2 प्रकार के वर्ण पढ़े जाते हैं। एक तो पढ़ेंगे स्वर, और दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। इनमें यदि स्वरों पे चर्चा की जाए, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इनके अंतर पे। दोनों में अंतर क्या है? यदि बात करूं मैं स्वर की, तो स्वर में पहला ध्यान रखने योग्य बात ये कि स्वर एक स्वतंत्र वर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, और स्वर है वो किसी के सहयोग नहीं लेता है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है स्वर। व्यंजन, व्यंजन स्वतंत्र इकाई नहीं है। यदि व्यंजन का उच्चारण करें तो वाक्य अंतर में किसी न किसी प्रकार की रुकावट जरूर आएगी, और उस टकराव आएगी, इसका मतलब स्वतंत्र नहीं है। तो फिर स्वतंत्र नहीं है तो व्यंजन को बोलने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है कि स्वरों को किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र है। व्यंजनों को किसी के सहयोग की आवश्यकता है, ये स्वतंत्र नहीं है। कैसे नहीं है? थोड़ा उदाहरण देखिए। मैंने बोल दिया ए एक स्वर है, जितनी बार उच्चारित करो ए ए ए ए ए ए स्वर के रूप में ही चलेगा। यदि मैंने व्यंजन के रूप में यहाँ कै बोल दिया, तो ये कै अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ण नहीं है। कैसे है? कै की ध्वनि को पढ़िए, कै प्लस ए, पहले कै से शुरुआत हुई और ए स्वर पे आकर रुक गया, तो ये स्वतंत्र नहीं है, सहयोग से मिलकर के बना है। किसके सहयोग से? स्वर के सहयोग से। यदि कोई वर्ण का निर्माण हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोनों का जो अंतर है मुख्य रूप से आप सभी को याद हो गया होगा। बात करते हैं ख की। यदि मैं ख वर्ण को तोड़ के देखता हूं तो इसमें ख हलांत प्लस ए आगे निकल रहा है, यानी शुरुआत व्यंजन से हो रही है और इसका अंत स्वर से हो रहा है। इसका मतलब स्वर और व्यंजन दोनों का सहयोग है। व्यंजन सहयोग के सहारे बोला जा रहा है। अब यदि हिंदी में स्वरों की संख्या की बात करें,
स्वरों की संख्या की बात करें तो हिंदी में स्वर है 11। किसी बुक ने 10 भी लिखा है, ये 10 एकदम से गलत है, और किसी बुक ने 13 भी लिखा है। तो 13 से को सुनिए ध्यान से, 13 हिंदी व्याकरण की मूल वर्णमाला में 13 थे, लेकिन अब हमें कितने याद रखने हैं? 11 ही याद रखने हैं। इनकी संख्या 11 है, और वो 11 संख्या स्वरों की कौन कौन सी है उस पे ध्यान दीजिएगा। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, ऐं, ए। अब अपन ने बताया कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, इनको काउंट कर रहे हैं तो ये 13 हो रहे हैं। तो 2 को किसको कनेक्ट करें? हटाई किसको कनेक्ट, क्या हटाई किसको? एक तो ऐ को और एक अंग को, इन दोनों को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों अयोगवाह है। अयोगवाह का अर्थ क्या? जो किसी के योग में नहीं आए, योग में आकर के जिसका वहा हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, वो योगवाह है, और जो योग में नहीं आ रहा है, जुड़ नहीं रहा है, उसे कहेंगे अयोगवाह। इसीलिए ये दोनों वर्ण है वो स्वरों में काउंट नहीं होंगे, और यदि जब काउंट नहीं होंगे तो इन्हें क्या नाम दिया जाएगा? तो इन्हें अयोगवाह कहेंगे। अयोगवाह लिखेंगे तो इसको लिखने की आकृति ऐसी है, ये अंग है अर्थात ये प्रतीक चिन्ह है इसका, इसे कहेंगे क्या? अनुस्वार। और ये जो दूसरे वाला अंग है इसकी आकृति ये है, प्रतीक चिन्ह ये है इसका, इसको बोलेंगे क्या? विसर्ग। ये विसर्ग है। अब पीछे कितने बचे? पीछे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और अपन ने स्वरों की संख्या भी कितनी मानी है? 11। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 है। ए नार वाली वो जो लाइन है वो पूरी लिखेंगे, उसमें 13 अक्षर होंगे, और 13 में से लास्ट वाले 2 निकाल दीजिए, क्योंकि ये अयोगवाह की श्रेणी में आता है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, अयोगवाह वर्ण है, बता दीजिएगा अंग ए। यदि ऑप्शन में ऐसे नहीं लिखा होगा तो वो ऐसे लिखे दे सकता है, अनुस्वार, विसर्ग और शय में दोनों, तो दोनों होंगे। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आया होगा। अब यदि इन्हीं स्वरों को अपन चर्चा करें डिटेल से, तो ए है, छोटी ई है, और देखिए वर्गीकरण कर देता हूं मैं इसका। यदि स्वरों का वर्गीकरण करें तो स्वरों का वर्गीकरण पहले तो मात्रा के आधार पर, यदि स्वरों का मात्रा के आधार पे वर्णन करें तो ये 3 प्रकार से वर्गीकृत होंगे। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, और इन्हीं ह्रस्व स्वरों को कहेंगे लघु स्वर, और इन्हीं लघु स्वरों को कहेंगे छोटे स्वर, और इन्हीं ह्रस्व स्वरों को कहेंगे मूल स्वर, और इन्हीं स्वरों का यदि तीसरा नाम लिया जाए तो वो है एकमात्री स्वर। नंबर 2 इसका रूप होगा वो है दीर्घ स्वर, और इन्हीं दीर्घ स्वरों को अपन कहेंगे गुरु स्वर, और इन्हीं कहेंगे बड़े स्वर, और इन्हीं स्वरों को क्या कहेंगे? संधि स्वर कहेंगे, और इन्हीं स्वरों को अपन कहेंगे द्विमात्री स्वर। देखिए ध्यान से, मात्रा के आधार पे 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, और नंबर 3 अपन करेंगे इसका वर्गीकरण है तो वो होगा प्लुत स्वर। अब ये 3 मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण है। अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाले, ध्यान रखिए।
ह्रस्व का विलोम दीर्घ है, लघु का गुरु है, छोटे का बड़ा है, और मूल का संधि है, और एक मात्री का द्विमात्री है। यानी वह स्वर वर्ण है, वह स्वर जिसमें एक ही मात्रा का समय लगे, एक मात्री कहलाती है, ह्रस्व कहलाती है, लघु कहलाते हैं, छोटे कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। वह स्वर जिसमें द्विमात्री यानी दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं, उसे संधि स्वर कहते हैं, उसे द्विमात्री कहते हैं। और वह स्वर प्लुत स्वर, वह स्वर जिनकी उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। बात करेंगे ह्रस्व की, कितने ह्रस्व स्वर है, तो 4 ह्रस्व स्वर है। इसमें ए है, ई है, उ है, री है। ये जो 4 है ये ह्रस्व स्वर है, याद रखिएगा, संख्या एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दीर्घ स्वर की बात करें तो आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है, और ए है, आई है, औ है, और ओ है। 1 2 3 4 5 6 7, इनकी मात्राएं कितनी है, 7। अब ये प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर केवल 3 मात्रा में किसी को लंबी टेक आवाज में पुकारने में काम में लिया जाता है। सबसे फेमस इसका उदाहरण है औम। मतलब हिंदी देवनागरी लिपि का 3 लिखा हुआ है तो ओ को 3 बार टेक दीजिएगा, जैसे सुनिए, सुनिए, इसका मतलब 3 बार की टेक लाइन यथावत जारी रहेगी, अंत नहीं होगा। लंबी टेक खींच लो, जितनी खींचीजिए, वो किस में गिने जाएंगे, प्लुत में। उम्मीद करता हूं कि मात्रा के अनुसार जो स्वरों के 3 प्रकार है वो समझ आ गए होंगे। ह्रस्व 4 इसे मूल कहेंगे, ए यू री, और दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ आउ, ये 7 दीर्घ होंगे। प्लुत ओम की आवाज में लंबी टेक लाइन से यदि किसी को पुकारा जाए तो वहां कौन सा स्वर होगा, प्लुत स्वर होगा। जैसे सुनिए, ऐसे लंबी टेक लाइन में ले रहे हैं, ये जो मात्रा होगी, ये जो क्रम होगा, ये प्लुत स्वर का होगा। अब इन्हीं मात्रा के आधार पे ये जो स्वर है, इन स्वरों के जो दीर्घ रूप है जिन्हें संधि रूप कहेंगे, इनको भी आगे विभाजित किया जा सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो आ लिखा है, ये जो दीर्घ ई लिखी है, ये जो दीर्घ उ लिखा है, ये जो 3 स्वर है, ये स्वर एक ही जाति से बने हैं। जैसे ए प्लस ए से आ बना, और ई प्लस ई से ई बना, और उ प्लस उ से उ बना। ये जो एक ही साथ जाति से स्वर बने हैं उसे कहेंगे सजातीय स्वर। और ये जो आगे वाले 4 है, जिनमें से आगे वाले 4 है, उनमें से एक तो ए है, एक ऐ है, और एक ओ है, और एक औ है। इसका निर्माण मित्रों ए प्लस ई से मिलके हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक जाति के नहीं है। ए अलग हो गया, ई अलग आ गई। ए प्लस ए से मिलके ए बना है, ए ऐ। ओ की बात करें तो ये ए प्लस उ से मिलके बना है, और यदि बात करें औ की तो ये ए प्लस ओ से मिलके बना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये दोनों ए है, ई है, उ है। इसका मतलब ये जो 3 है ये सहजातीय स्वर है। इसमें देखिए इसका विभाजन किया जा रहा है, अलग जाति के ए ई ए उ ए ओ है। इसका मतलब ये विभिन्न जाति के, इसलिए इन्हें कहेंगे क्या, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ये मुख्य रूप से मात्रा के आधार पे विभाजन किया गया है। मात्रा के आधार पे जो विभाजन किया है, उन्हीं में 2 आधार और निकलेंगे, 2 वर्गीकरण और किया गया है। एक तो जातीय आधार पे और एक विजातीय आधार पे। विजातीय ये 3 है, और सॉरी सहजातीय 3 है, और विजातीय ये 4 है। अब यदि अगले वर्गीकरण की बात करें तो अगला वर्गीकरण इसका किया गया है वो हो ओष्ठ आकृति के आधार पे, होठों के आधार पे। ओष्ठ आकृति के आधार पे यदि चर्चा की जाए कि स्वरों को
औष्ठाकृति के आधार पे वर्गीकृत किया गया है, तो वर्गीकरण किया गया है दो रूप में। एक होगा क्या, वृत्ताकार, और दूसरा होगा क्या, अवृत्ताकार। अवृत्ताकार क्या है, अवृत्ताकार क्या है? अवृत्ताकार का मतलब वह स्वर जिनका उच्चारण करेंगे तो वृत्त की आकृति, ओठों की आकृति है वो वृत्त जैसी हो जाएगी, उसे वृत्ताकार कहेंगे। और जिसकी आकृति उच्चारण करने में वृत्ताकार नहीं होगी वो अवृत्ताकार होंगे। अब वृत्ताकार कौन कौन से हो सकते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये जो चार स्वर है, ये चार स्वर है वृत्ताकार। और बाकी जितने भी बच्चे वो अवृत्ताकार है। ए बच गया है, आ बच गया है, ई बच गया है, ई बच गई, बड़ी ई बच गई है, उसके बाद में री बच गई है, ए बच गया है और ए बच गई है। ये जो सारे के सारे ये क्या है, अवृत्ताकार है। इन्हीं स्वरों को औष्ठ आकृति के बाद में तीसरे नंबर की बात करें तो जीवा की स्थिति के आधार पे भी वर्गीकृत किया गया है। जीवा की स्थिति के आधार पर, और जीवा की स्थिति के आधार पे इन्हें मित्रों तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से तीन भाग है, एक तो है अगर स्वर कहलाते हैं, और दूसरा कहलाता है मध्य स्वर, और तीसरा कहलाता है फास्ट स्वर। कौन कौन से अगर स्वर होंगे, कौन कौन से मध्य स्वर होंगे, कौन कौन से फास्ट स्वर होंगे, रट लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। अगर स्वर, मध्य स्वर और फास्ट स्वर। यदि बात करूं मैं मध्य स्वर की तो मध्य स्वर में केवल और केवल ए आएगा। यदि बात करूं फास्ट स्वर की तो फास्ट स्वर में आ आएगा, ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। ये आएंगे किसमें, फास्ट स्वर में। यदि बात करें अगर स्वर की तो अगर स्वर में आएगा जो बचा है वो ई आएगा, बड़ी ई आएगी, और री आएगा, ए आएगा और ए आएगा। ये पांच किसमें आएंगे, अगर स्वर में आएंगे। स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है। नंबर एक, मात्रा के आधार पे तीन भाग है और औष्ठ आकृति के आधार पे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जीवा के आधार पे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। और नंबर चार, यदि बात करें तालव्य के आधार पे या तालव्य की स्थिति के आधार पे, तो फिर इसको चार भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर एक संवरित स्वर, और नंबर दो अर्ध संवरित स्वर, और नंबर तीन विवरित स्वर, और नंबर चार अर्ध विवरित स्वर। अब इनमें से कौन कौन से संवरित स्वर है, कौन कौन से अर्ध संवरित है, कौन कौन से विपरीत है, कौन कौन से अर्ध विपरीत है, इस पे चर्चा करेंगे। यदि बात करें अपन किसकी, विपरीत की। विपरीत का अर्थ होता है खुला, एकदम से खुला, और संवरित का अर्थ होता है बंद। मित्रों याद रखिएगा, जो एकदम से बंद स्वर है, जिनका हम उच्चारण करें तो मुंह है एकदम से बंद सा लगे, उसे कहेंगे संवरित है। और थोड़ा सा मुंह खुले, उसे अर्ध संवरित है। एकदम से मुंह खुले, किसी भी स्वर का उच्चारण करें तो एकदम से मुंह खुल जाए, उसे विपरीत स्वर कहेंगे। और कम मात्रा में, इनसे थोड़े से कम मात्रा में यदि मुंह खुले तो उन्हें कहेंगे अर्ध विपरीत। अब यदि बात करूं ऐसा कौन सा स्वर है जो एकदम से मुंह खोलने पे उच्चारित होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे, तो वो है आ। अब जब आ यहां आ गया तो बचा क्या, ए। अब यदि बात करें अर्ध विपरीत की, तो अर्ध विपरीत में आएगा ए और ओ, ये दो अर्ध विपरीत में है। बचा क्या है, ऐ और औ, ये तीन आ जाएंगे किसमें, अर्ध विपरीत में। और अर्ध संवरित में ए और औ रख लिया, बचा जो इसमें लिख दीजिएगा। बचा क्या है, ई बचा है, बड़ी ई बची है, ऊ बचा है, बड़ा ऊ बचा है और री बचा है। सेम यही जीवा की स्थिति के आधार पे अगर स्वर जो है ना ई री ए ऐ
उन्हीं में से देख लीजिए, यहाँ ऊ नहीं है, ये पास में चला गया, और इनमें ई है, ऊ आ गया, री आ गया। इनमें कंफ्यूजिंग में फंस सकते हो। वो पूछेगा जीवा क्या करती है, आगे स्वर अपन लिखेंगे, तालब क्या करती है, और संवरित स्वर। वो पूछेगा संवरित स्वर, और अपन लिखेंगे जीवा क्या करती है, अगर स्वर। ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या है। यदि पूरा खुल रहा है, इसका मतलब विपरीत स्वर में आ बोल के देखिए, पूरा मुंह खुल रहा है, आ खुल रहा है, आ खुल रहा है, तो इसका मतलब ए नीचे बचा है। अब ध्यान देना है, ए और ऐ, ओ और औ को अर्ध संवरित में थोड़ा मुंह खुले, मुंह बंद ही रहता है लेकिन थोड़ा खुले, से ए ओ थोड़ा सा खुले, तो उसमें ए ऐ ओ औ ऐसे जोड़ दीजिएगा। बाकी बचे उसको इसमें संवरित में सेट कर दीजिएगा। ये सारे के सारे स्वर थे, स्वर का वर्गीकरण था, जिनमें अपन ने मात्रा के आधार पे पढ़ लिया, होस्ट आकृति के आधार पे पढ़ लिया, जीवा के आधार पे पढ़ लिया, और तालब के आधार पे पढ़ लिया। अब अपनी दो मात्राएं हैं, ध्यान रखिएगा, इनके अनुसार ये थी अनुनासिक स्वर पूछे, अनुनासिक स्वरों की चर्चा करें, और निर्नुनासिक स्वरों की चर्चा करें, और अनुस्वार की बात करें, और विसर्ग की बात करें, थोड़ी चर्चा इसमें भी कर लेते हैं। अनुनासिक का मतलब यह होता है कि वह शब्द जो नाक और मुंह है दोनों से बोला जाए, अर्थात चंद्र बिंदु है ना, चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु किसमें आएगा, अनुनासिक में आएगा। और बाकी के जितने भी सारे स्वर है जिसमें चंद्र बिंदु नहीं है, बाकी के सभी स्वर किसमें है, निर्नुनासी में। और अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार केवल और केवल ये है, ये अनुस्वार है। और अनुस्वार ध्यान रहे, स्वर के बाद की ध्वनि है, स्वर के बाद की ध्वनि है। और विसर्ग की बात करें तो विसर्ग की याद रहे मित्रों, किसी भी स्वर के बाद की ध्वनि को क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। बाद की ध्वनि को क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। मैंने हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला पे फोकस किया है मुख्य रूप से, और मेरा ये छोटा सा एक प्रयास है, कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी अच्छे से पढ़ाऊं। यदि इसमें कहीं त्रुटि है तो मुझे अवगत जरूर करवाइएगा कमेंट के माध्यम से। और यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया हिंदी का व्याकरण समझ आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि कमेंट में मेरी जितनी भी गलतियां हैं उस पर जरूर टिप्पणी करोगे आप। इसी के साथ क्लास आज की समाप्त करता हूं। धन्यवाद।